तो हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक जिसका नाम है धूमिल की अंतिम कविता। क्लास 12 सेमेस्टर 4 वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी का ये जो है तीसरा कविता है। चैप्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो ये दूसरा कविता होगा, ठीक है, जिसको धूमिल जी ने लिखा है। धूमिल जी का वास्तविक नाम जो है सुदामा पांडे है। इनका आपके सिलेबस में दो कविता दिया हुआ है। इनका पहला जो कविता दिया हुआ है वो कविता मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसका शीर्षक था रोटी और संसद, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा किस प्रकार से जो जमाखोर होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, वो रोटी के दाम को बढ़ा करके जो आम जनता है उनके जीवन को बड़ा ही कठिन कर देते हैं और उनके ऊपर अत्याचार और शोषण करते हैं, जिसका जवाब मांगने से संसद के सभी सदस्यों के पास, यानी कि देश के संसद के पास कोई जवाब नहीं रहता है। तो ये हम लोगों ने पिछले कविताओं में ये देखा, इनकी कविता में, कि उन्होंने जनवादी विचारधारा यानी कि जनता के संघर्ष, उन जनता के ऊपर होने वाले अत्याचार, जनता के कष्ट और पीड़ा को क्या किया है, बड़ी ही सजीवता से चित्रण किया है। तो चलिए इनकी आज की जो कविता है धूमिल की अंतिम कविता, यानी कि धूमिल जी ने अपने जीवन में उन्होंने यही कविता अंतिम लिखी थी, यानी कि ये उनकी अंतिम कविता है। लोहे का स्वाद जिस कविता का शीर्षक है, ऐसे इसके दो शीर्षक हैं। एक है धूमिल की अंतिम कविता के नाम से भी प्रचलित है। इसके अलावा इस कविता का लोहे का स्वाद भी बोला जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए मैं आपको पहले इस कविता की पृष्ठभूमि बता दूं। इस कविता में जनवादी कवि सुदामा पांडे यानी कि धूमिल जी ने देश में जनता के ऊपर, गरीब और मजदूर वर्ग के ऊपर होने वाले शोषण, अत्याचार, उनकी कष्ट और पीड़ाओं का बड़ी सजीवता से चित्रण करने का प्रयास किया है। यह कविता एक लघु कविता है जिसमें गरीब जनता पर होने वाले अत्याचारों पर करारा व्यंग करने का प्रयास धूमिल जी ने किया है। तो इस कविता में हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार धूमिल जी ने अपने जनवादी विचारधाराओं को लेकर अपने जीवन में जनता के लिए आवाज को बुलंद करते रहे हमेशा, और जनता के बीच रहकर उनके दुख, पीड़ा और कष्टों को काफी करीब से महसूस किया कि किस प्रकार शासक वर्ग जो होता है वो शासक वर्ग जनता को शोषण शोषण करता है, और वो जो शोषण का शिकार जनता उनके द्वारा बनाए कानूनों के जाल में फंस करके वो अपना जो जीवन है, उनका जीवन नर्क के समान हो जाता है। तो इस चीज को उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से प्रस्तुत किया है। तो चलिए आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। मैंने आपको इसकी पृष्ठभूमि समझा दी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस कविता का क्या मीनिंग निकल के आता है धूमिल जी के शब्दों में। देखिए धूमिल जी क्या कहते हैं, शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो। यानी कि शब्द, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई अक्षर जब मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। तो कई अक्षर जब मिलते हैं ना तो शब्द बनते हैं, और जब कई शब्द मिलते हैं तो कविता बनता है, या कोई एक सही मीनिंग, कोई एक सही वाक्य बनता है, ठीक है। तो देखिए धूमिल जी क्या कहते हैं, शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो। यानी कि शब्द जो है, किस तरह से शब्द जो है, ढेर सारे शब्द मिल करके कविता का रूप ले लेते हैं। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। ये जो अक्षर, यानी कि ये जो कविता जो है वो शब्दों से भरा हुआ है और शब्द में अक्षरों का समूह है। तो यहाँ पर धूमिल जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि कविता में जो अक्षरों का प्रयोग हुआ है, उन अक्षरों के बीच आप कविता पर ना जाएं, कविता को ना देखें, कविता जो है कविता को पढ़िए, लेकिन कविता को महसूस कीजिए। कविता के दर्द को, कविता के अंदर जिस व्यक्ति के दर्द को बताया गया है इस कविता में, यानी कि देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। यानी कि इन कविताओं में जो अक्षर हैं, उन अक्षरों ने किस व्यक्ति का दर्द को बयां किया है, उस व्यक्ति के दर्द को आप समझे, उसकी पीड़ा को आप समझे, उसकी कष्ट व्यथा को आप समझने का प्रयास करें।
कहने का तात्पर्य यह है कि धूमिल जी कहते हैं कि एक कवि जब कविता लिखता है तो ये ऐसा नहीं है कि वो मतलब अचानक से आता है और कविता लिखना शुरू कर देता है। कविता लिखने से पहले उसके मन में कई तरह की मनोदशाएं, मनोभाव उत्पन्न होती है। वह लोगों के बीच रहता है, वह उस चीज को का सामना करता है समाज में दुख, पीड़ा, कष्ट अपने जीवन में जिस तरह के चीजों की वह अनुभूति करता है, जिस तरह की चीजों को वह महसूस करता है, उसे ही कविता के माध्यम से वो क्या करता है, बखान करता है, यानी कि कविताओं में उसे प्रस्तुत करता है। तो कह रहे हैं कि आप कविता के शब्द को ना देखें, कविता में जो शब्द पड़े हुए उन शब्दों को ना देखें, बल्कि उन कविता में जो भाव निहित है, यानी कि वो जो भाव शामिल है उसके अंदर, उस भाव को समझने का प्रयास करें। उस कविता में जिस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, जिस व्यक्ति के बारे में ये कविता कही गई है, उसके आप दर्द और तकलीफ का अंदाजा लगाएं, उसके जीवन के कष्ट और पीड़ाओं का अंदाजा लगाएं। वही कह रहा है यहाँ पे, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। अक्षरों के बीच गिरा हुआ यह आदमी कौन है? आम जनता। धूमिल जी ने आम जनता पर शासक वर्ग के होने वाले अत्याचारों को बड़ी ही सुंदरता पूर्वक उसे क्या किया है, दिखाने का प्रयास किया है और आम जनमानस के सामने उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार शासक वर्ग जनता के ऊपर अत्याचार करता है। तो जनता के कष्ट पीड़ाओं को धूमिल जी ने बड़े ही करीब से देखा है। समाज में जमीन से जुड़े रहने वाले वह व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व जो था वो लोगों से एकदम करीब रहते थे और उनके दर्द पीड़ाओं को वह सामने से देखते थे, जिन्हें उन्होंने कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़िए, यानी कविता को मत देखिए, उस कविता में जिस व्यक्ति के दर्द को बताया गया है, उस व्यक्ति को दर्द को समझिए, आदमी को पढ़ो, उस आदमी को समझिए, उसकी पीड़ा को समझिए। आइए आगे देखते हैं। क्या तुमने सुना है कि यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? देखिए यहां पर क्या कहते हैं, क्या आपने सुना है, क्या तुमने सुना है कि यह लोहे की आवाज है? लोहा सबसे महत्वपूर्ण वर्ड एक यहां पे हो जाता है, लोहा। पूछा जाएगा लोहा किसका प्रतीक है इस कविता में? तो लोहा जो है शासक वर्ग द्वारा बनाए गए कठोर कानून का, शासक वर्ग जो होता है यानी कि सरकार जो शासन कर रही है, शासक वर्ग द्वारा, देश में जो शासक वर्ग है उसके द्वारा बनाए गए कठोर कठोर कानून और नियम, जो सरकार जो कठोर कानून और नियम बनाती है, तो किस तरह से लोहा कठोर होता है, तो उसी लोहा से तुलना किया गया है शासक वर्ग के द्वारा बने गए कठोर कानून को। तो कहा जा रहा है कि क्या तुमने सुना है कि लोहे की आवाज है? शासक वर्ग तो कठोर कानून बना देते हैं, लेकिन उन कानूनों का जो अत्याचार है, उस कानून की जो पीड़ा है, वह कानून आम जनमानस के सहने की क्षमता के बाहर हो जाता है। क्योंकि कानून बनाने वाले तो कानून बना देते हैं, लेकिन इस कानून का पालन करना साधारण जनता के लिए बड़ा ही कठिन हो जाता है। वो कहते हैं, क्या तुमने सुना है लोहे की आवाज? यानी कि जब एक लोहा, लोहा जो है क्या है, कठोर का यहाँ प्रतीक है कठोरता का। तो लोहा जैसे मान के चलिए एक लोहार जब लोहा पीटता है तो लोहे की आवाज, लोहा आवाज करता है, देखिएगा आप लोहा, ठीक है। या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग, क्या आपने मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग सुना है? क्या तुमने सुना है लोहे की आवाज या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? खून का रंग जानते हैं यहाँ पे क्या तात्पर्य है? खून का रंग पूछा जा सकता है, खून का रंग का तात्पर्य क्या है? आम जनमानस के ऊपर हुए अत्याचार, उनके ऊपर हो रहे कष्ट पीड़ाओं और इसके अलावा उनके ऊपर जो उनके ऊपर शासक वर्ग का जो कठोर कानून है, कठोर कानून यानी कि शासक वर्ग द्वारा जो बनाए गए कठोर कानून है, उनसे उनका जीवन जो है कष्टमय हो गया है, उससे तुलना की गई है खून के रंग की। कहीं न कहीं अगर हम लोग देखें तो ये देखिए लोहा जो है शासक वर्ग के द्वारा बनाए गए कठोर कानून का प्रतीक है। तो मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग यानी कि मजदूर, किसान, गरीब और शोषित वर्ग के ऊपर हो रहे जो अत्याचार है, किसका अत्याचार? तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। इस अत्याचार को धूमिल जी ने खून के रंग के माध्यम से हमें बड़े ही सुंदरता से दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार मतलब शोषक नहीं, शासक वर्ग जो है जनता के ऊपर गरीब, असहाय
और निर्बल जनता के ऊपर क्या करती है, अपने कानूनों के माध्यम से उन्हें उनके ऊपर कानून को जबरदस्ती थोप दिया जाता है और उनका जीवन कष्टमय बना दिया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर कि धूमिल जी ने गरीब जनता के कष्टों को क्या किया है, बड़ी ही सजीवता से दिखाने का प्रयास किया है। अब देखिए इसके बाद, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो। कहते हैं कि लोहा का जो स्वाद है ना, वो लोहार से मत पूछो। कहने का तात्पर्य जैसे आप जानते हैं, लोहार जो होता है, वो लोहे को गर्म करके अलग-अलग रंग रूप में क्या करता है, उसे परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। क्योंकि लोहार का काम ही है लोहे को अलग-अलग रंग रूप में बदल करके अलग-अलग चीज़ों का निर्माण करना। तो उसके लिए वो लोहा को पीटता है। लोहा को जब वो पीटता है लोहार, तो यहाँ पर देखिए लोहार जो है, लोहार का तुलना शासक वर्ग यानी कि देश के सत्ता में बैठे वर्तमान नेताओं जो कानून बनाते हैं आम जनता के लिए, उनसे किया गया। किस प्रकार एक लोहार लोहा को पीटता है। आप बताइए, लोहे का स्वाद लोहार क्या बताएगा? एक व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो अत्याचार का परिणाम, अत्याचार सहना कैसा लगता है, वो अत्याचार करने वाला व्यक्ति क्या ही बताएगा। तो यहाँ पर धूमिल जी यही बताना चाहते हैं कि लोहे का स्वाद आप लोहार से मत पूछिए, उससे आप क्या पूछिएगा, उसे कुछ नहीं पता है। लोहे का स्वाद किससे पूछिए? तो लोहे का स्वाद आप उस घोड़े से पूछो जिसके मुँह में लगाम है, यानी कि उस घोड़ा से पूछिए। घोड़ा का तुलना जानते हैं यहाँ पे किससे किया गया है? आम जनता यानी कि आम जनमानस, देश का जो गरीब मज़दूर, गरीब किसान वर्ग है, मज़दूर है, गरीब है, किसान है। इसके अलावा सीधा आप कहिए तो देश का आम जनमानस, जिसके ऊपर शासक वर्ग के बनाए गए कठोर कानून का दबाव होता है, उन अत्याचारों को सहते हैं और उनका जीवन उनके द्वारा बनाए गए कानून नियमों के अंदर में बंद करके बड़ा ही कष्टमय हो जाता है। तो वही कहते हैं कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, अत्याचार करने वाला क्या जाने अत्याचार कर जिसके ऊपर होता है कैसा लगता है। उस घोड़े से पूछो जिसके मुँह में लगाम है, यानी कि घोड़े के मुँह में आप देखेंगे लोहे का लगाम लगा होता है, जिससे वो घोड़ा को क्या होता है बहुत ही चोट पहुँचता है। जैसे उस घोड़ा को कभी लोहे के लगाम को ऐसे उसका मुँह भी देखिएगा आप छिल जाता है जिससे खून निकलने लगता है, तो बड़ा ही कष्ट में वो घोड़ा रहता है। उसी प्रकार ठीक देश का जो मज़दूर, गरीब, किसान और आम जनमानस है, इन नेताओं के अत्याचारों से क्या है, त्रस्त है। उनसे क्या है, उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है। उनके द्वारा बनाए गए नियम देश की जनता पर कठोरतापूर्वक क्या किए गए हैं, थोप दिए गए हैं। आपने देखा होगा एक एक गरीब इंसान अगर कुछ कर दे, तो पुलिस उसे तुरंत उठा लेती है और उसके ऊपर अत्याचार करने लगती है। लेकिन वही नेता कैसी-कैसी हरकतें कर देता है, गिरी से गिरी हुई हरकतें कर देता है, देश के खिलाफ कह देता है, तरह-तरह की बातें करता है, लेकिन इस देश का जो कानून है, उसे कुछ नहीं कर पाता। आप अनपढ़ लोगों को देखिएगा, जो अनपढ़ थोड़ा-सा लोग हैं, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, अशिक्षित लोग हैं, जिन्हें अपने अधिकारों का पता नहीं है, पुलिस उन पर अत्याचार करती है, उन्हें डराती है, धमकाती है, लेकिन वही पुलिस एक नेता के साथ किस तरह से पेश आती है आपने देखा होगा। तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछिए, अत्याचार करने वाला क्या जाने अत्याचार कैसा होता है। लेकिन उस घोड़े से पूछिए जिसके मुँह पे लोहे का लगाम लगा है, तो लोहा किस तरह का कष्ट पहुँचा रहा है, वो घोड़ा यानी कि आम जनता ही बता पाएगा कि उसके नेताओं द्वारा जो उन्हें कष्ट पहुँचाया जा रहा है, वो कष्ट कैसा होता है, वो पीड़ा कैसी होती है, वो वेदना कैसी होती है। तो बड़ी ही सजीवता से धूमिल जी ने इस कविता को हमारे सामने रखा है। उम्मीद करते हैं आपको कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने एक क्रांति की आवाज को बुलंद करना चाहा है कि आम जनमानस अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा हो, एकजुट हो और सत्ता के खिलाफ, शासक वर्ग के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करे। क्योंकि देश का युवा वर्ग ही इन परिस्थितियों को क्या कर सकता है, बदल सकता है। देश का युवा वर्ग अगर निष्क्रिय हो गया, तो फिर ये परिस्थितियाँ नहीं बदल सकती। तो वो कहते हैं ना, तर्कों की कसौटी पर बगावत करना सीखिए। तर्कों की कसौटी पर बगावत करना सीखिए, जवानी हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं है।
जो देश का युवा है वो हाँ में हाँ, नेताओं के साथ हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं है, सही को सही बताने का, गलत को गलत बताने का हिम्मत रखिए, साहस रखिए। तो इस तरह से धूमिल जी ने एक क्रांति की आवाज बुलंद करना चाहा है, शोषक वर्ग के प्रति, शोषक वर्ग के तरफ से शासक वर्ग के प्रति। शासक वर्ग कौन है? नेता। शोषक कौन है? यानी कि जो लोग जिनका शोषण हुआ है, गरीब मजदूर किसान। और लोहार किसका प्रतीक है? उन नेताओं का प्रतीक है। घोड़ा किसका प्रतीक है? तो मजदूर, गरीब और आम जनता का प्रतीक है। ये सभी बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। परीक्षा में इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आपको इसे ही सोच समझकर उत्तर देना है। आपका परीक्षा बहुत ही करीब आ गया है। आज 12 जनवरी है। ठीक आज से 1 महीना बाद 12 फरवरी को एग्जाम है। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। यह कविता अगर आपको अच्छी से समझ में आई होगी तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगली नई कविता के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।